दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 21। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। श्रेष्ठा वहाँ खड़ी दोनों की बातें सुन लेती है। उसे तो सुमन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसे 3-4 थप्पड़ मार दे, लेकिन वो सुमन को छोड़कर सौरभ के पास चली जाती है और सब कुछ बता देती है। जैसे ही सौरभ ये सुनता है उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है। वो गुस्से से सुमन को खींचते हुए कमरे में लेकर जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। सुमन सौरभ को ही देख रही थी। सौरभ सुमन की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुखसार को कुछ भी कहने की? सुमन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, भाई मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। सौरभ सुमन पर पकड़ और ज़्यादा कस लेता है और गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, अपना ये बहन बनने का नाटक बंद करो। सौरभ की बात सुनते ही सुमन मुस्कुराने लगती है। सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहूँ तो ये नाटक करने में मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तुम्हें भाई जो बोलना पड़ता है। तुम्हें मैं चाहती हूँ, लेकिन सभी मुझे बस तुम्हारी बहन समझकर मिलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए, वैसे सौरभ, तुम्हें उस प्रेग्नेंट लड़की में क्या पसंद आया? मैं यहाँ तुम्हारे लिए पागल हूँ और तुम उस झूठी लड़की जो दूसरे लड़के के साथ सो चुकी है उसके पीछे पड़े हुए हो। आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुमने मुझे ठुकरा दिया? सौरभ गुस्से से जोर से सुमन को धक्का देता है। सुमन सीधे फर्श पर गिर जाती है। सुमन हंसते हुए सौरभ को देखने लगती है। सुमन, तुम्हें मैं किसी और की तो बिल्कुल बनने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। अगर वो लड़की बीच में आई तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सुमन ये सब बोल ही रही थी कि सौरभ गुस्से से कहता है, अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही सुमन हंसने लगती है। सौरभ को पता था कि ये लड़की सन की है, इसलिए उससे ज़्यादा ना बहस करके वो कमरे से निकल जाता है और रुखसार के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। बहुत देर तक रुखसार दरवाज़ा नहीं खोलती तो सौरभ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर कुछ ही देर में रुखसार दरवाज़ा खोलती है। सौरभ उसे देखता है तो समझ जाता है कि रुखसार सुमन की बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई और इसकी वजह से रोई भी है। रोने की वजह से रुखसार की आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए अपना चेहरा धो लिया था। सौरभ कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके सीधे रुखसार के गले लग जाता है। रुखसार को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ लेती है, क्या हुआ सौरभ, आप ठीक है? सौरभ रुखसार को गले लगाए ही बोलता है, जब तक तुम साथ हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर जाने के ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। रुखसार सौरभ की पीठ पर हाथ रख देती है। सौरभ रुखसार से अलग होकर उससे देखते हुए अपने गाल उसके हाथ पर रखकर बोलता है, रुखसार प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। रुखसार सौरभ की आंखों में देखती है जिसमें बस रुखसार को खोने का डर था। रुखसार क्यूरियस होकर पूछती है, आपको किसी ने कुछ कहा है या आपने कोई बात सुन ली? सौरभ ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि सुमन ने क्या कहा, उसे ये बात पता थी। सौरभ ने ना में जवाब देकर कहा, मुझे बस इतना जानना है कि तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? रुखसार सौरभ की आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी आंखों में बेचैनी और डर देखकर साफ पता चल रहा है कि आपको सब कुछ पता है, फिर आप छुपा क्यों रहे हैं? सौरभ अब चुप हो जाता है। रुखसार सौरभ से अलग होकर बेड पर बैठ गई। सौरभ वहीं खड़ा रुखसार को देखने लगा। रुखसार बहुत शांति से कहती है, सौरभ, आपकी बहन ने जो कहा वो सच ही तो है। आपने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं, लेकिन मैंने। बोलते हुए वो रुक सी जाती है। उसके आंसू फिर एक बार बहने लगते हैं। सच कहूँ तो आपकी बहन ने बिल्कुल सच कहा, मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ। सौरभ, आप मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, मैं सच में आपके काबिल नहीं हूँ। कहते हुए रुखसार के आंसू टप टप करके उसके हाथों पर गिरने लगते हैं। सौरभ रुखसार के सामने घुटनों के बल बैठ गया। रुखसार के हाथों को पकड़कर वो बोलता है, तुम मेरे लिए सही हो या गलत वो मैं डिसाइड करूँगा। कौन क्या कहता है तुम्हारे बारे में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुखसार, अगर हम ऐसे ही दुनिया की बातें सुनते रहे तो कभी अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम सिर्फ मेरी हो। ये कोख में पल रहा बच्चा सिर्फ मेरा है, तो फिर तुम क्यों दूसरों की बातों पर ध्यान दे रही हो? तुम्हें इन सब से लड़ना होगा, अपने लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। सो प्लीज़
तुम खुद को ऐसे कमज़ोर मत बनाओ। कमज़ोर देखकर ही दुनिया हमेशा उस पर वार करने लगती है। रुखसार आंसू भरी आंखों से सौरभ को देखने लगी तो सौरभ रुखसार की तरफ बढ़कर उसके माथे को चूमता है, फिर बारी बारी से उसकी आंखों को। रुखसार आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों में छलक रहे आंसू गालों पर आ जाते हैं। सौरभ रुखसार के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, और एक बात, वो लड़की मेरी कोई सगी बहन नहीं है, तो उससे बस दूर रहो। रुखसार हैरानी से सौरभ को देखती है। रुखसार की हैरान भरी नज़रों को देख सौरभ कहता है, उसने मुझे 1 साल पहले प्रपोज किया था, मैंने उसे ठुकरा दिया था, तब से पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल सन की लड़की है वो। हम दोनों को अलग करने के लिए तुमसे ये सब बोल दिया। पता नहीं उसे ये सब कैसे पता चल गया? रुखसार क्यूरियस होकर पूछती है। अच्छी तो है, फिर आपने उन्हें ठुकरा क्यों दिया? सौरभ घूर कर रुखसार को देखता है। वही रुखसार अब भी क्यूरियस होकर सौरभ को देख रही थी। उसे ऐसे देखकर सौरभ उठकर जाते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं उसी के पास चला जाता हूँ। रुखसार सौरभ का हाथ पकड़ लेती है और क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन वो आपको भाई क्यों बोलती है? सौरभ रुखसार को बेड पर लिटाते हुए कहता है, उसके बारे में जानने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम करो। हमेशा बस हमारे बेबी को रुलाती रहती हो, इसके सिवाय तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं। रुखसार सौरभ को घूर कर देखती है तो सौरभ रुखसार को देखकर कहता है, अब घूरना छोड़कर आंखें बंद करो। तुम्हारी वजह से बेबी को आराम तक नहीं मिलता, हर वक्त बस इधर से उधर होती रहती हो। रुखसार अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्जुन कार से निकलकर दौड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाता है। चारों तरफ वो देखने लगता है पर कहीं भी उसे प्रीत दिखाई नहीं देती। कुछ वक्त तक देखने के बाद फ्लाइट के टेक ऑफ होने की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों की भीड़ के बीच अर्जुन बस नज़रें घुमाने लगता है। तभी उसकी नज़र प्रीत पर पड़ती है जो अंदर की तरफ जा रही थी। अर्जुन दौड़कर उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो प्रीत के पास पहुंच पाता उससे पहले ही शंकर राठौर उसके आगे खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अर्जुन की नज़र अब भी प्रीत पर थी। वो शंकर राठौर से साइड से निकलने को होता है कि शंकर अर्जुन का हाथ पकड़ लेते हैं। शंकर अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं तो सारे बॉडीगार्ड्स घेर कर खड़े हो जाते हैं। वहीं प्रीत कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ती है। उसके साथ जा रही लड़की जिसे शंकर ने प्रीत के असिस्टेंट के तौर पर हायर किया था, वो कहती है, मैम प्लीज़ जल्दी चलिए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्रीत कुछ देर तक घेरे हुए बॉडीगार्ड्स को देखती है, फिर मुड़कर चली जाती है। इधर शंकर अर्जुन को देखकर कहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन सपाट से जवाब देता है, मुझे प्रीत से मिलना है। शंकर राठौर, प्रीत अब तुम्हें भुलाकर आगे बढ़ रही है। अब प्रीत तुमसे कभी नहीं मिलेगी, तो ये बिना मतलब की मुलाकात से तुम उसे पीछे खींचने की कोशिश मत करो। अर्जुन सारे बॉडीगार्ड्स को हटाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। अर्जुन शंकर राठौर को देखते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बस आखिरी बार प्रीत से मिलने दीजिए। शंकर अर्जुन को मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। तब तक फ्लाइट भी टेक ऑफ हो जाती है। फ्लाइट टेक ऑफ की अनाउंसमेंट होते ही शंकर बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट से निकल जाता है। वहीं अर्जुन आशा भरी नज़रों से सामने की ओर देख रहा था। अर्जुन प्रीत के आने की आशा तो कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन का आशा कोई काम नहीं आने वाली थी। प्रीत अब उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। आखिर दूर भी तो अर्जुन ने ही उसे किया था, तब तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। लेकिन जब आज प्रीत खुद दूर चली गई तो उसको तकलीफ़ होने लगती है। उसके दिल में दर्द होने लगता है। काफ़ी देर तक अर्जुन एकटक बस सामने देखते रहता है। इधर काव्या के कमरे में पहुंचते ही आदित्य उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। काव्या काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। काव्या आदित्य के हाथों को पकड़कर, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य कुछ ना बोलकर काव्या को लेकर एक जगह खड़ा हुआ और काव्या की आंखों के सामने से हाथ हटा दिया। काव्या सामने का नज़ारा देख खुशी के साथ साथ थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है। सामने टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई हैं। उसके साथ एक कैंडल स्टैंड था जिसमें 2 मोमबत्तियाँ जल रही थी और 2 रिंग्स के बॉक्स थे। आदित्य एक रिंग का बॉक्स उठाकर काव्या के सामने एक घुटनों के बल बैठ जाता है। काव्या बस आदित्य को देखने लगती है। आदित्य रिंग निकालकर काव्या के आगे करते हुए कहता है, वाइफी, मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो चुका हूँ कि हर पल मेरी आंखों के सामने बस तुम्हारे रहने की ख्वाहिश रहती है। तुम्हें कोई छुए भी तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तुम्हारे बिना ज़िंदगी जीना अब कभी मैं सोच भी नहीं सकता। पहले तो मुझे ये सब समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है।
लेकिन अब पूरी तरह से समझ आ गया है कि आई एम डीपली एंड मैडली लव विद यू वाइफी, आई रियली लव यू। काव्या नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सो मिसेस काव्या आदित्य सिंघानिया, कैन यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल? काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए अपने एक हाथ को आगे कर देती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर डायमंड की रिंग उसे पहना देता है और उसके हाथ को चूम लेता है। इतना करते ही आदित्य खड़ा होता है और दूसरी रिंग बॉक्स खोलकर काव्या को लेने का इशारा करता है तो काव्या जल्दी से रिंग उठाती है। आदित्य अपना हाथ आगे करता है तो काव्या उसे रिंग पहना देती है। इतना करते ही वो झट से आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य ने आज काव्या के उन सपनों को पूरा किया था जो कभी काव्या शादी से पहले देखा करती थी। काव्या को हर पल इसी बात का दुख रहता था कि उसकी शादी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अब आदित्य ने इस शादी को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बना दिया था। आदित्य काव्या के बालों को सहलाते हुए आवाज़ देता है, वाइफी। काव्या बस हूँ कहती है तो आदित्य कहता है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य कहता है, जब हमारी शादी हुई तब ना तो तुम होश में थी और ना ही मैं ये चाहता था, तो बस एक अनचाहा रिश्ता बंध गया था। लेकिन अब पूरे होशो हवास में बिना कोई मजबूरी के मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन सारी रस्मों को करना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम्हें मेरी बनने की गवाही देती हैं। काव्या आदित्य के सीने से लग जाती है और धीरे से कहती है, बचपन से मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे एक ऐसा प्रिंस मिले जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी हर खुशी और दर्दों में भी। पर आप वो प्रिंस नहीं है। कहते हुए काव्या रुक सी जाती है और आदित्य को देखकर कहती है, आप उससे भी बढ़कर हैं, मेरी चाहत से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। किस्मत ने आपको मुझे सौंपा, इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं हो सकती। मैं हमेशा आपकी बनने के लिए तैयार हूँ। आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है। काव्या भी आदित्य के माथे को चूम लेती है। आदित्य काव्या की दोनों आंखों को चूम लेता है तो काव्या भी आदित्य की आंखों को चूम लेती है। आदित्य काव्या के दोनों गालों को चूम लेता है तो काव्या भी आदित्य के दोनों गालों को चूम लेती है। आदित्य काव्या की नाक को चूम लेता है तो काव्या भी आदित्य की नाक को चूम लेती है। आखिर में आदित्य काव्या के होठों को देखने लगता है। काव्या भी आदित्य के होठों को देखने लगती है। आदित्य झुककर काव्या के होठों के पास जाने लगता है। काव्या की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वो आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या के होठों के पास आकर रुक जाता है। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रहता है। काव्या बस एकटक उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या के होठों से दूर होकर फिर एक बार माथे को चूम लेता है। काव्या सवाल भरी नज़रों से आदित्य को देखती है तो आदित्य काव्या की नज़रों को समझकर कहता है, एक बार होंठ मिल गए तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वैसे भी कल मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। काव्या चुप रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। आदित्य, जाओ चेंज कर लो, इन कपड़ों में तुम्हें नींद नहीं आएगी। काव्या हाँ में सिर हिलाते हुए वॉशरूम चली जाती है। आदित्य कमरे में ही चेंज करता है। कुछ देर के बाद काव्या नाइटी पहनकर बाहर आती है। आदित्य बेड पर बैठकर काव्या का इंतज़ार ही कर रहा था। काव्या को देखकर उसकी सांसें ही थम जाती हैं। काव्या चलकर बेड के इधर साइड बैठ जाती है। आदित्य काव्या के ऊपर से नज़रें हटाकर लाइट्स बंद करके लेट जाता है और काव्या को पास बुलाता है। काव्या जल्दी से उससे लिपट जाती है। बहुत देर तक दोनों चुप रहते हैं। काव्या कुछ सोचते हुए आदित्य को देखती है जिसकी आंखें बंद थी। ये देखकर काव्या नज़रें नीचे कर लेती है। आदित्य आंखें बंद किए ही कहता है, कुछ कहना है तुम्हें? काव्या फिर से आदित्य को देखती है। काव्या कुछ देर तक सोचती है, फिर कहती है, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखता है। काव्या थोड़ी परेशान सी लग रही थी। आदित्य कहता है, बोलो। काव्या फिर एक बार कहती है, पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप मुझे ना ही डांटेंगे, ना ही गुस्सा करेंगे और ना ही नाराज़ होंगे। ये कहते हुए काव्या उम्मीद भरी नज़रों से आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की उम्मीद भरी नज़रों को देखकर कहता है, पहले बोलो, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे तुम्हें डांटना है या गुस्सा करना है या नाराज़ होना है। आदित्य के ये बोलते ही काव्या उसके सीने में मुंह छुपा लेती है और कहती है, हमें नहीं बताना, फिर आप गुस्सा या नाराज़ हो गए तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। कुछ देर तक आदित्य चुप हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, ठीक है, मैं नहीं डांटूंगा और ना गुस्सा करूँगा और ना ही नाराज़ होऊंगा। अब बोलो क्या बात है? काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है जिसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांत थे। काव्या थोड़ी हिम्मत करके कहती है, दादी के खिलाफ जाकर क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं?
ये बोलते हुए काव्या आदित्य को देखती है, जिसके एक्सप्रेशंस शांत से बदलकर डार्क होने लगे थे। आदित्य को गुस्सा आने लगता है, वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही काव्या बैठकर रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि आप गुस्सा करेंगे, अब मुझ पर चिल्लाएंगे भी और नाराज भी हो जाएंगे, फिर बात भी नहीं करेंगे। कहते हुए काव्या सिसकते हुए रोने लगती है। आदित्य काव्या की हरकत देखकर दंग रह जाता है। ये लड़की सच में उसे पागल करके ही छोड़ने वाली थी। खैर अब तो काव्या को रोते देख आदित्य का गुस्सा भी कहीं खो जाता है। उसका फेस अब नॉर्मल हो जाता है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर झटके से खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे उसके सीने से लग जाती है। काव्या आदित्य के सीने से लगकर सिसकने लगती है। आदित्य काव्या के बालों में हाथ फेरते हुए शांति से कहता है, वाइफी स्टॉप क्राइंग। काव्या अब भी शांत नहीं होती तो आदित्य गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, अब रोना बंद करो। काव्या आंसुओं से भरी आंखों से आदित्य को देखती है, जो अब शांत था। ये देखकर काव्या अपने आंसुओं को पोंछकर शांति से आदित्य के सीने में छुप जाती है। अब दोनों के बीच शांति छा जाती है। बहुत देर बाद आदित्य कहता है, तुम ये शादी रोकना चाहती हो? काव्या आदित्य को हैरानी से देखती है। आदित्य फिर एक बार कहता है, क्योंकि प्रीत भाई से प्यार करती है और अनुराग सपना से प्यार करता है, तो तुम दोनों को एक करना चाहती हो। काव्या अब और ज़्यादा हैरान हो जाती है। आदित्य के ये सब कहने का मतलब है कि आदित्य पहले से ही सारी बातें जानता है। काव्या क्यूरियस होकर पूछती है, ये सब आपको कैसे पता? आदित्य आंखें बंद करके कहता है, सिंघानिया विला में क्या होता है, कौन क्या करता है, क्या सोचता है, सब मेरे अंडर है। सबकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है। जितना दादी को भी नहीं पता वो मुझे पता होता है। आदित्य आगे कहता है, भाई आज प्रीत से मिलने एयरपोर्ट गए हैं, लेकिन उन्हें प्रीत नहीं मिली। वो अब यहाँ से जा चुकी है। भाई ने उसे रोकने में बहुत देर कर दी। उनके अंदर प्रीत के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन नकार रहे हैं। और अनुराग सपना को भूलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कभी भाई से सपना को नहीं छीनने वाला। पर उसे ये नहीं पता कि सपना अनुराग के लिए फील करने लगी है। आदित्य जैसे जैसे बोलता जा रहा था, काव्या की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखकर कहता है, वाइफी, प्यार में जब तक कठिनाई नहीं आती उसकी कीमत का पता नहीं चलता। तुम जैसे चाहती हो वो सब मिल जाए, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं दादी के खिलाफ जाकर ये सब बिल्कुल नहीं कर सकता। दादी ने मुझे भाई को प्रीत से दूर रखने के लिए कहा था, तो मैं उन्हें कभी करीब लेकर नहीं आ सकता। काव्या तुरंत कहती है, क्या आपको पता है कि दुश्मनी की वजह क्या है? आदित्य जवाब में कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि राठौर परिवार की वजह से दादाजी की जान गई है, या उन्होंने ही दादाजी को मारा है। इसीलिए दादी कभी भी राठौर परिवार से रिश्ता नहीं रखेंगी। काव्या बिल्कुल चुप होकर आदित्य को देखती है। अब तो पॉसिबल ही नहीं था कि काव्या प्रीत को यहाँ घर की बहू बनाकर लाए। काव्या को सोच में डूबा देख आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, वाइफी, अगर तुम दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी खत्म करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और जो भी करोगी याद रहे, दादी को बिल्कुल भनक ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शायद वो तुमसे रिश्ता तोड़ दें, और अगर रिश्ता टूट गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। कहते हुए आदित्य बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। इसका मतलब अब ये था कि अगर काव्या को प्रीत और अर्जुन को मिलवाना है तो उसे अपना रिश्ता दांव पर लगाना होगा। काव्या इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। कुछ देर बाद काव्या कहती है, अगर दादी से रिश्ता टूट जाएगा तो क्या मुझे आपसे भी दूर जाना होगा? आदित्य बहुत देर तक काव्या को देखता है, फिर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है, हो सकता है। ये सुनते ही काव्या का चेहरा गंभीर हो जाता है। काव्या को भी पता था कि वो कभी भी आदित्य के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उसे अर्जुन और प्रीत के रिश्ते के साथ ही राठौर और सिंघानिया की दुश्मनी खत्म करना था। काव्या बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि आखिर उसे अपने रिश्ते को चुनना है या फिर दोनों फैमिलीज़ के बीच की दुश्मनी को ख़त्म करना है। आदित्य इन सब सोच से बाहर लाते हुए बहुत ज़्यादा करीब करके बाहों में भरकर कहता है, कल सोच लेना, अब सो जाओ। काव्या आदित्य की बात मानकर सब कुछ भुलाकर आदित्य की बाहों में आंखें बंद कर लेती है। इधर अर्जुन कमरे में सारे सामान को फेंकने लगता है। वो हर सामान को फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, क्यों मुझे प्रीत के जाने पर फ़र्क पड़ रहा है, क्यों? कहते हुए अर्जुन टेबल को फेंक देता है।
क्या हो गया है मुझे? मैं प्रीत से मिलने क्यों गया? और जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो फिर क्यों मैं उसे अपने पास देखना चाहता हूँ? ये कहते हुए थोड़ा रुककर धीमे से खुद से सवाल करता है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? फिर खुद के ख्यालों को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। कहते हुए अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान और उलझन में पड़ जाता है। अगली सुबह काव्या कमरे में जाकर देखती है तो आदित्य बैल्कनी में कॉल पर बात कर रहा था। ये देखकर काव्या जल्दी से कबर्ड से फर्स्ट एड किट निकालती है और जल्दी जल्दी अपने हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी करने वाली होती है कि आदित्य कॉल पर बात करते हुए बैल्कनी से अंदर आता है। ओके कहकर आदित्य कॉल कट करता है। वहीं काव्या ने जैसे ही आदित्य की आवाज़ सुनी तुरंत अपने हाथ पीछे करके खड़ी हो गई। इस पर आदित्य ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य कबर्ड से कुछ फाइल्स निकालने लगा। वाइफी, मैं 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, ये कहकर आदित्य मुड़कर काव्या को देखता है जो उसे ही देख रही थी। मैं भी आपके साथ जाऊँगी, काव्या बोली तो आदित्य उसके पास जाकर आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मैं लेकर जा सकता तो ज़रूर लेकर जाता, लेकिन काव्या का तुरंत जवाब आता है, अगर मैं नहीं जा सकती तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे। आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइफी, मुझे जाना होगा। काव्या आदित्य को नाराज़गी से देखने लगती है और ज़िद करते हुए कहती है, मैंने कहा नहीं मतलब नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। काव्या ज़िद पर अड़ जाती है तो आदित्य एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, ज़िद करना बंद करो। काव्या आदित्य के चेहरे को देखकर थोड़ा पीछे होती है। आदित्य का ध्यान फर्श पर जाता है तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है। फर्श पर खून की बूंदें गिरी थी। अब जाकर आदित्य का ध्यान पूरी तरह से काव्या पर जाता है जो अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी। अपने हाथ आगे करो, आदित्य की सर्द भरी आवाज़ आती है। काव्या नम आंखों से आदित्य को देखते हुए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये कहते हुए काव्या के आंसू गालों पर आ जाते हैं। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के हाथों को पकड़कर आगे करता है। काव्या का बायां हाथ कटा हुआ था और उसमें से खून भी बह रहा था। आदित्य अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आंखें बंद कर लेता है। कैसे हुआ ये? सर्द आवाज़ में आदित्य कहता है, लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं देती। मैंने पूछा कैसे हुआ ये? इस बार आदित्य गुस्से से चिल्लाता है। काव्या डर से सहम जाती है। आदित्य काव्या के कंधे को पकड़कर गुस्से में कहता है, वाइफी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। काव्या डरते हुए, वो मैं सब्जी काट रही थी तो लग गई। आदित्य फिर एक बार काव्या पर चिल्लाता है, किसने कहा था तुमसे ये सब करने को? सारे सर्वेंट्स मर गए हैं क्या? काव्या अब रोने लगती है। काव्या को पहले से ही पता था कि आदित्य ऐसे ही रिएक्ट करेगा, पर इतना ज़्यादा चिल्लाएगा ये नहीं पता था। काव्या को रोता देखते ही आदित्य अपने हाथों को काव्या के कंधे से हटाता है और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या रोते हुए ही आदित्य को देखती है। वैसे तो वो कल से आदित्य के गुस्से से बचने के लिए ही रोने का नाटक कर रही थी। ये बात आदित्य को भी अच्छे से पता थी, पर वो फिर भी वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। आदित्य काव्या को बेड पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दवाई कॉटन से अच्छे से खून को पोंछने लगता है। काव्या अब रो नहीं रही थी, वो बस आदित्य को देख रही थी। आदित्य बहुत ज़्यादा सीरियस था। आदित्य अब पट्टी बांधने लगता है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। कॉल उठाकर वो स्पीकर पर डाल देता है। उधर से वीर की आवाज़ आती है, सर हमें दोपहर तक वहाँ पहुँचना होगा, सो अभी निकलना होगा। वीर के बोलते ही आदित्य पट्टी करते हुए कहता है, ओके 10 मिनट में निकलेंगे, सब कुछ रेडी है? वीर का जवाब आता है, यस सर। कॉल कट होते ही काव्या झटके से अपने हाथ को खींच लेती है। आदित्य घूरकर देखता है। काव्या उठकर खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। आदित्य उठकर काव्या को पीछे से पकड़कर अपना हाथ पेट पर रखता है, अपनी चिन को काव्या के कंधे पर रखता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए नाराज़गी से कहती है, छोड़िए मुझे। नाराज़ हो वाइफी? फ़िलहाल तो मैं तुम्हें बस इतना बोलूँगा कि अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो मुझे कॉल करना। मुझे नहीं सुनना आपकी कोई बात, जाइए यहाँ से। काव्या के इतना बोलते ही आदित्य काव्या को छोड़कर कहता है, ओके। बोलते हुए आदित्य फाइल्स उठाकर जाने लगता है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आदित्य काव्या के बोलने पर बिना मुड़े कहता है, मैं मना लूँगा वाइफी। चलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या दौड़कर आदित्य के पीछे चली जाती है। दोनों विला के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही काव्या आदित्य के गले लग जाती है। जिद्दी, रूड, अकड़ू, गुस्सैल, काव्या बोलती जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या के माथे को चूम लेता है। वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स के साथ रॉकी और माया शॉक्ड हो जाते हैं। पहली बार ऐसा था कि उन्होंने आदित्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। यही तो प्यार की ताकत है जो पत्थर को भी मोम की तरह पिघला सकती है।
काव्या अब आदित्य से अलग होकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड अपना ध्यान रखिएगा और टाइम टू टाइम खाना खाइएगा। जब भी मैं कॉल करूं तो रिसीव कीजिएगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी। फिर आप मुझे बिल्कुल नहीं मना पाएंगे। आदित्य बस हाँ में सिर हिला देता है। आखिर में वो कहता है, मैं जाऊँ वाइफी? काव्या उम्मीद भरी नज़रों से आदित्य को देखते हुए कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जाना कैंसिल हो जाए? आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना वाइफी, आज की तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कहते ही आदित्य काव्या के गालों को छूकर दूर होकर कार में बैठ जाता है। काव्या खड़ी होकर बस आदित्य को देखती रहती है। कुछ ही पलों में आदित्य की कार मेन गेट से बाहर निकल जाती है। काव्या उदास मन से विला से अंदर चली जाती है। वहां पहुंचते ही वो देखती है तो सारा परिवार कहीं जाने को लेकर डिस्कस कर रहा था। अरुणी देवी कहती हैं, आप लोग अभी ही निकल जाइए, हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है। काव्या सबके पास जाकर कंफ्यूज होकर पूछती है, कहाँ निकलना है? अरुणी देवी काव्या को देखकर कहती हैं, केरला। आप सब घूम कर आइए, वैसे भी घर में रह रहकर बोरियत होती होगी। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। कुछ ही देर में सब लोग अपना बैग लेकर बाहर आते हैं। तंसज और सपना भी सिंघानिया विला आ चुकी थी। ध्रुव आज ऑफिस नहीं गया था तो वो भी जाने वाला था। अर्जुन तो अपनी सोच में ही डूबा हुआ था। सपना आज अनु को लेकर नहीं आई थी। वैसे तो सपना अनु के बिना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ पापा की जिद करने पर आ गई। विला के बाहर सभी कार में बैठ जाते हैं। तंसज और रूहानी, ध्रुव और श्रेष्ठा, अर्जुन और सपना, सौरभ और रुखसार एक साथ अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। वहीं एक कार में अनुराग, काव्या, रूहान और रूमानी बैठ जाते हैं। सभी कार अपनी स्पीड के साथ विला से एक एक करके बाहर निकल जाती हैं। लंबे सफ़र की वजह से पहले दिन सब लोग थकान से कमरे में ही आराम करते हैं। केरला में ही सिंघानियास के नाम पर पूरा होटल बुक हो चुका था। दूसरे दिन सब लोग घूमने निकलते हैं। केरला की हरियाली और सुंदरता हर किसी को बहुत ज़्यादा भा जाती है। श्रेष्ठा हर तरफ देखते हुए कहती है, ध्रुव, मैं कब से यहाँ आना चाहती थी लेकिन कभी आ ही नहीं सकी। कहते हुए वो ध्रुव को देखती है जो एकटक नाव पर बैठी लड़कियों की तरफ देख रहा था। श्रेष्ठा ये देखकर ध्रुव के आगे खड़े होकर घूर कर देखती है। ध्रुव का ध्यान श्रेष्ठा पर जाता है। कोई पसंद आई या नहीं? श्रेष्ठा अपने दोनों हाथ बांधे बोली तो ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। वो ऐसे कंफ्यूज्ड में ही बोला, कौन? श्रेष्ठा घूर कर देखकर कहती है, वही। ध्रुव कंफ्यूजन फेस लेकर श्रेष्ठा को ही देख रहा था। तभी दोनों को हंसने की आवाज़ आती है। दोनों उस तरफ देखते हैं तो काव्या दोनों को देखकर हंस रही थी। ध्रुव और श्रेष्ठा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। काव्या हंसते हुए उनके पास आकर बोली, मिस्टर हीरो, जब हीरोइन पास हो तो नजरें कहीं और मत रखिए, वरना हीरोइन नाराज हो जाएगी। ध्रुव श्रेष्ठा को देखने लगा। कुछ देर तक तो वो सोचता रहा, लेकिन जब उसे याद आया तो वो झट से श्रेष्ठा की तरफ देखने लगा, जो अब उससे गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। ये देखकर ध्रुव ने सिर पीट लिया। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, अब जाइए, नाराज हो गई, मनाइए उसे। ध्रुव श्रेष्ठा को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए काव्या से बोला, वैसे काव्या, आदित्य कहाँ है? वो कहीं गया है? ध्रुव का सवाल सुनते ही काव्या का मुंह बन गया। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, दुबई गए हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम है। उन्हें तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इस पर ध्रुव खुद के बालों पर हाथ रखकर स्टाइल करते हुए बोला, इसीलिए कहा करता था कि मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। अब कम से कम ऐसे अकेले तो घूमना नहीं पड़ता। तुम्हारा लक ही खराब है। काव्या घूरते हुए ध्रुव को देखने लगी तो ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अब देखने से क्या फ़ायदा? जब मौका मिला था तब तो नहीं देखा। ध्रुव इतना बोला ही था कि श्रेष्ठा आकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। क्या कहा तुमने? श्रेष्ठा का सवाल सुनते ही ध्रुव हड़बड़ा सा जाता है। काव्या श्रेष्ठा को भड़काते हुए बोली, इन्होंने कहा कि केरल की खूबसूरती के साथ इन्हें लड़कियां भी पसंद आ गईं। श्रेष्ठा काव्या से नजरें हटाकर ध्रुव को गुस्से से देखने लगी। वहीं काव्या ध्रुव को देख आई विंक करती है, जैसे कह रही हो कि अब आएगा मजा। ध्रुव एक नज़र श्रेष्ठा को देखता है जो गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। ध्रुव बोला, वाइफी, काव्या मुझे फंसा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। काव्या मासूम बनकर बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? क्या हमारी कोई दुश्मनी है? श्रेष्ठा ध्रुव को देखते हुए बोली, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? काव्या चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है। वहीं ध्रुव बेचारा सिर झुकाए श्रेष्ठा की डांट सुनने लगता है। इधर अर्जुन सभी से दूर अकेला शांत खड़ा था। उसे तो बस प्रीत की यादें सता रही थी। सपना हमेशा से अर्जुन को नोटिस करती आई है कि अर्जुन उसकी तरफ देखता तक नहीं था।
सपना अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखकर छूती है, फिर अर्जुन की तरफ देखने लगती है। वहीं दूर खड़ा अनुराग सपना को नोटिस कर रहा था। सपना अब अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी अर्जुन कोई रिएक्ट नहीं करता। सपना सामने देखते हुए बोली, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? अर्जुन ने सपना को देखा और ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बोला, नहीं, ज़्यादा खास बात नहीं है। ये बोलते ही अर्जुन वहाँ से चला गया। सपना को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ अर्जुन की वजह से आई थी और अर्जुन को तो जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। सपना लगातार अर्जुन को देखती रहती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगते हैं कि अगर अर्जुन ऐसे ही बिहेव करता रहा तो फिर उसकी सुहागन जिंदगी कैसे चलेगी। उसका तो अर्जुन का पति के रूप में रिश्ता जुड़ने वाला है, वो कभी इस रिश्ते को निभाएगा? वहीं अनुराग को देख रूहान बोला, मुझे लगता है कि आपको सपना को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन भाई को देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्हें ना सपना में इंटरेस्ट है और ना ही उसके साथ रिश्ता बांधने में। परसों भी वो एंगेजमेंट करने के बाद गायब हो गए। अनुराग शांति से बस सपना को देखता रहता है। वैसे तो उसने भी ये नोटिस किया था कि अर्जुन सपना को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। वहीं रूमानी अकेली सब लोगों से दूर खड़ी होकर केरल की खूबसूरती को देख रही थी। तभी कुछ लड़के आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। रूमानी ये देखकर वहां से जाने लगती है कि एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। रूमानी हैरान होकर उसे देखने लगी। वो लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अकेले ऐसे कब तक घूमोगी, हमें ज्वाइन कर लो, सच बता रहे हैं, खुश हो जाओगी। रूमानी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, बोलते हुए पूरी ताकत लगाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा लड़का भी रूमानी को पकड़ लेता है तो रूमानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनके आसपास कोई नहीं, वो बिल्कुल अकेली थी। वो लड़के रूमानी को खींचते हुए लेकर जाने लगे। तभी उनमें से एक नीचे गिरकर दर्द से चिल्ला उठता है। सभी सामने देखते हैं जहां एक लड़का ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में खड़ा था। उसकी आंखें काले रंग के शेड से छुपी हुई थी। उसे देखते ही सब रूमानी को छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं रूमानी सबको देखती है, फिर बिना उस लड़के पर ध्यान दिए जाने लगती है। वो लड़का रूमानी के पीछे आने लगा। ओए भाई की साली, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए? उस लड़के के बोलने पर रूमानी थोड़ा रुक कर बोली, थैंक यू तब बोलना चाहिए जब वो थैंक यू बोलने के लायक हो, और तुम उस लायक नहीं हो, दीदी के देवर। रूमानी वहां से जाने लगी तो वो लड़का खुद से बोला, घमंड तो देखो लड़की का, एक तो डर से कांप रही थी और मुझसे झगड़ा करने बोलो। रूमानी चलते चलते रुक जाती है। सामने से तंसज और रूहानी आ रहे थे। रूमानी के पीछे देखकर रूहानी बोली, वंश तुम यहाँ? तंसज का छोटा भाई वंशज ठाकुर। वंशज रूहानी के पास आकर बोला, हाँ भाभी, मेरी यहाँ मीटिंग थी और मुझे भाई ने बताया कि आप सब यहाँ हैं तो मिलने आ गया। रूमानी तीनों को नज़रअंदाज करके चली जाती है। तंसज रूमानी को ऐसे जाता देखकर वंशज से बोला, क्या तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ? वंशज चिढ़ते हुए बोला, भाई आपको अच्छे से पता है आपकी साली कितनी घमंडी और नकचड़ी है, फिर भी ऐसा सवाल कर रहे हैं। तंसज ये सुनकर धीरे से बोला, दोनों बहनें एक समान हैं। रूहानी घूरकर तंसज को देखती है तो तंसज घबरा सा जाता है। वंशज आगे देखकर बोला, मैं रूहान और अनुराग से मिलने जाता हूँ। रूहानी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। वंशज वहाँ से जाता है तो रूहानी तंसज को घूरकर बोली, क्या कह रहे थे? तंसज मन ही मन बोला, तंश अब तो तू गया, क्या ज़रूरत थी रूह के सामने बोलने की। रूहानी बुरी तरह से तंसज को घूर रही थी। वहीं तंसज खुद के बचाने का तरीका खोज रहा था। तंसज रूहानी को देखकर बोला, रूह, मुझे लगता है हमें खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहिए, ऐसे एक जगह पर खड़े नहीं रहना चाहिए। रूहानी अब भी वैसे ही तंसज को घूरती रहती है। तंसज समझ गया कि आज तो वो नहीं बचने वाला। इधर वंशज रूहान और अनुराग के पास जाता है। दोनों उसको पीट करके खड़े थे। वंशज सीधे जाकर दोनों को धक्का दे देता है। दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे तो सीधा पानी में गिर जाते हैं। वहीं वंश ये देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रूहान और अनुराग पानी से अपना सिर निकालकर उसे देखते हैं। वंश बहुत देर तक हंसते हुए दोनों को देखता है। वहीं दोनों उसे घूर कर देख रहे थे। वंश अपना हाथ बढ़ाकर बोलने लगा, क्या यार रोहान, आजकल तो तू कुछ ज़्यादा ही लापरवाह होते जा रहा है। इस पर अनुराग चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों के बीच मुझे क्यों पानी में ढकेला? रोहान आगे बढ़कर वंशज का हाथ पकड़ लेता है। एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वंशज देख लेता है। वंशज कुछ समझ पाता उससे पहले ही रोहान उसे खींचकर पानी में गिरा देता है। अनुराग हंसते हुए बोला, वेल डन रोहान। वंशज पानी से सिर निकालकर रोहान को घूरने लगा।
रूहान उसके अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, क्या यार वंश, तू तो मुझसे ज़्यादा लापरवाह होते जा रहा है। रूहान के ये कहते ही वंशज झटके से रूहान के गले लग गया। अनुराग दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगा। वंशज गले लगे हुए बोला, आई रियली मिस यू यार। अनुराग पानी से निकल खुद को ऊपर से नीचे तक देखता है। वो पूरी तरह से भीग चुका था। कुछ देर में रूहान और वंशज भी बाहर आते हैं। इधर ध्रुव उठक बैठक करते हुए श्रेष्ठा को देखकर बोलता है, बेबी मैं सच कह रहा हूँ, काव्या ने मुझे फंसाया है। मैंने आदित्य की बुराई की तो उसने मुझे ऐसे फंसा दिया। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। श्रेष्ठा ध्रुव की बातों को नज़रअंदाज करके आइसक्रीम खाने लगती है। वहीं आसपास घूम रहे लोग बस ध्रुव को उठक बैठक करते हुए देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे तो कुछ बातें बना रहे थे। बहुत देर तक श्रेष्ठा अपनी जगह से उठकर ध्रुव के पास आती है। ध्रुव राहत की सांस लेते हुए श्रेष्ठा को देखने लगा। श्रेष्ठा ध्रुव की गर्दन में हाथ लपेटकर बोली, असली पनिशमेंट तो मैं तुम्हें कमरे में जाकर दूंगी। बड़े केरला की लड़कियां पसंद आ रही हैं ना तुम्हें। ध्रुव का तो अब बेचारा सा मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ रुखसार रोने जैसी सूरत बनाकर सौरभ को देखकर बोलती है, सौरभ प्लीज मुझे वो खाना है। सौरभ रुखसार की बातों को नज़रअंदाज करते हुए जूस देते हुए बोला, इसे पियो। रुखसार जूस को देख बुरा सा मुंह बना लेती है। वो मुंह फेर कर उठकर बोली, मुझे नहीं पीना ये बकवास सा जूस, मुझे वो खाना है। बोलते हुए रुखसार एक तरफ इशारा करती है। सौरभ ने एक नज़र उस तरफ देखा, फिर रुखसार को देखकर बोला, वो तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। रुखसार ने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। ये देखकर सौरभ बोला, बस आखिरी बार, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी अनहेल्दी खाने नहीं दूंगा। रुखसार ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। सौरभ जाकर डिश लेकर आता है तो रुखसार मज़े से खाने लगी। वहीं सौरभ उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। इधर काव्या बहुत देर से आदित्य से कॉल पर बात कर रही थी। काव्या बात कर ही रही थी कि एकदम से बोली, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आदित्य जवाब में बोला, मैं मना लूँगा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। काव्या फिर एक बार बोली। आदित्य का जवाब आता है, मैं ज़्यादा कोशिश करते हुए मना लूँगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करके मना लूँगा। आदित्य के ये कहते ही काव्या की गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। कुछ देर तक दोनों चुप से हो जाते हैं। काव्या धीरे से बोली, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू मिस्टर हस्बैंड। इस पर आदित्य बस हम से जवाब देता है। आदित्य का रूखा जवाब सुन काव्या चिढ़ते हुए बोली, सिर्फ खून से काम नहीं चलेगा, आप भी मुझे बोलिए। क्या बोलूँ? आदित्य के बोलने पर काव्या और ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो चिढ़ते हुए बोली, जो मैंने कहा आप भी कहिए। आदित्य नासमझी दिखाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? काव्या गुस्से से फ़ोन को घूरने लगी। वो नाराज़गी से बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आदित्य नॉर्मली बोलता है, ओके जैसा तुम बोलो, बाय वाइफी। ये बोलते ही आदित्य कॉल कट करता है। वहीं काव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखती रहती है। पूरा दिन घूमने के बाद रात को डिनर के बाद सब होटल जाते हैं। काव्या का तो पूरा मूड ही खराब था। आदित्य के कॉल कटने के बाद उसने फिर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। काव्या दुखी मन से होटल रूम की बालकनी में खड़ी हो गई। वो लगातार फ़ोन को देखने लगी। काव्या शांत सी आंखें बंद कर लेती है। इधर सपना होटल से बाहर गार्डन में अकेले ही बैठी हुई किसी सोच में डूबी थी। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। सपना थोड़ा सिर घुमाकर देखती है तो अनुराग उसके पास आकर बैठा हुआ था। कुछ देर तक वो अनुराग को देखती रही, फिर नज़रें सामने की ओर कर देती है। अनुराग बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो भी सामने की ओर ही देख रहा था। दोनों के बीच शांति होती है। अचानक ही अनुराग बोला, तुमने कभी क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा नहीं हो? सपना हैरान सी रह गई, पर कुछ पल बाद सपना ने जवाब दिया, आपने कभी पूछा ही नहीं। बोलते ही सपना अनुराग को देखने लगी। अनुराग भी सपना को देखने लगा। नज़रें मिलते ही दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन कुछ वक्त बाद अनुराग सपना से नज़रें हटाकर सामने देखने लगा। सपना कुछ देर तक अनुराग को देखती रही, फिर उसने भी नज़रें उससे हटाकर सामने कर दी। एक बार फिर दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छा जाती है। अनुराग अपनी जगह से उठकर जाने लगा। तभी सपना बोली, क्या आपको पता है कि अर्जुन कहाँ है? अनुराग के कदम रुक जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े बोला, मैंने भाई को टेरेस पर जाते हुए देखा था। इतना बोलते ही अनुराग वहाँ से चला गया और सपना उसे देखती रही। फिर वो भी अंदर चली गई। इधर रूहान बैल्कनी में रेलिंग पकड़कर खड़ा था और वंशज चेयर पर बैठा हुआ था। वंशज बहुत ही सीरियस होकर बोला, रूहान मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाया, रेहान का एक्सीडेंट नहीं हुआ था,
उसका जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया था। ये सुनते ही रोहान की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है। वंशज उठकर रोहान के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। रोहान, किसने किया ये सब? वंशज जवाब में बोला, पाखी की दीदी। उसने पाखी को मरते हुए देखा था और पाखी के पीछे रेहान को देख उसने ही उसी वक्त रेहान को कार से टक्कर मार दी, लेकिन अब वो तुझे मारना चाहती है। रोहान बिना भाव के वंशज की तरफ पलटकर देखने लगा। रोहान को बिना भाव के देख वंशज बोला, देख यार, मैंने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को तो खो दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं खो सकता। वंशज के चेहरे पर डर देखकर रोहान उसके गले लग गया और बोला, मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं रेहान का बदला लेकर रहूंगा। उसने मुझे टारगेट करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। वंशज झटके से रोहान से अलग हो गया। रोहान की आंखों में बदले की भावना साफ दिख रही थी। रोहान को ऐसे देख वंशज बोला, यार प्लीज, तू क्यों खुद की जान खतरे में डाल रहा है? भूल जाना उस बात को। रोहान गुस्से से चीखते हुए बोला, भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? रेहान और तू दोनों ही मेरी जान थे, पर उस लड़की की वजह से रेहान मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया, और तू कह रहा है कि मैं उसे भूल जाऊं, रेहान को भूल जाऊं? वंशज भी एकदम तेज आवाज में बोला, हाँ तो तू क्या चाहता है? रेहान की तरह मैं तुझे भी खो दूं? रोहान वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। कहते हुए रोहान पीठ करके खड़ा हो गया। वंशज उसे देखकर बोला, ठीक है, तो फिर मैं भी इस बदले में तेरे साथ दूंगा। रोहान सख्त लफ्जों में बोला, तू कुछ नहीं करेगा। क्यों? दोस्त सिर्फ तू था, भूल मत। रोहान, जितनी तेरी से दोस्ती सच्ची है उतनी ही मेरी भी दोस्ती सच्ची है। जैसे तू मुझे नहीं खोना चाहता, वैसे मैं भी तुझे नहीं खोना चाहता। बोलते हुए वंशज वहां से चला गया। रोहान ने उसके जाते ही आंखें बंद कर लीं। इधर टेरेस पर सपना जाकर देखती है तो अर्जुन अकेला शांत खड़ा था। सपना सीधे उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन ने एक नज़र सपना को देखा, फिर शांति से सामने देखने लगा। सपना सामने देखकर बोली, अगर आपको हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं। अर्जुन सपना को देखने लगा। सपना अर्जुन की तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, आपको याद तो होगा मैंने आपसे रिश्ता जुड़ने से पहले क्या कहा था? मैं अनु को एक अच्छा पापा देना चाहती हूँ। उसे मैंने हर पल पापा के लिए तड़पते हुए देखा है। अगर हमारा ही रिश्ता सही नहीं रहा तो फिर? बोलते हुए सपना रुककर नजरें झुका लेती है। अर्जुन सपना को ऐसे देख उसकी चिन को पकड़कर चेहरा ऊपर करता है। सपना सीधे अर्जुन की आंखों में देखने लगती है। अर्जुन सपना की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें भी ये याद होगा कि मैंने उस वक्त क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छा पति के साथ साथ अनु का अच्छा पापा भी बनूंगा। सपना बस अर्जुन को देखती रही। अर्जुन सपना की चिन को छोड़कर उसे गले लगा लेता है। गले लगाए वो मन ही मन बोलता है, आई एम सॉरी सपना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। वहीं सपना बस शांत सी खड़ी रह जाती है। दूसरे दिन सभी मंदिरों में घूमने जाते हैं। अर्जुन सपना का हाथ पकड़कर चलने लगा। सभी अपने पार्टनर्स के साथ बातें करते हुए घूम रहे थे। काव्या तो आदित्य का कॉल रिसीव न करने से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कल रात से आदित्य से बात नहीं की थी, इस वजह से वो नाराज़ के साथ साथ उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वहीं अर्जुन और सपना को करीब देखकर अनुराग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बात कर रहा था। रोहान, वंशज और अनुराग एक साथ थे। रूमानी अकेली उनके आगे ही थी। तभी उसे देख वंशज बोला, यार आजकल की लड़कियां भी ना अकेली घूमती रहती हैं और जब कोई उन्हें पकड़ ले तो चिल्लाती रहती हैं। ये नहीं कि पहले ही खुद को सेव करने के लिए किसी के साथ घूमे। रूमानी रुककर पीछे मुड़कर वंशज को घूर कर देखती है। उसे ऐसे घूरता देखकर वंशज बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तो लड़कियों की बात कर रहा हूँ। रूमानी चिढ़ते हुए बोली, तो तुम्हें मैं क्या लगती हूँ? रोहान और अनुराग अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों झगड़ा करने में एक्सपर्ट थे, इसीलिए दोनों वहाँ से साइड हो जाते हैं। वंशज हंसते हुए कहता है, तुम और लड़की, नाइस जोक। रूमानी बुरी तरह से उसे घूरने लगती है। वंशज आसपास देखता है तो अनुराग और रोहान वहां से भाग चुके थे। वंश एक नज़र रूमानी को देखता है, फिर दौड़कर अनुराग और रोहान के पास जाता है। वो वहां पहुंचते ही हाँफने लगा। काव्या जो वहीं आ रही थी वो पानी वंशज को देती है। वंशज पानी लेकर पीता है। फिर जब देने की बारी आती है तो वो असमंजस में काव्या को देखने लगा। रोहान वंश का चेहरा देखकर समझ जाता है कि काव्या को वंश नहीं पहचाना, इसीलिए रोहान काव्या को दिखाते हुए बोला, वंश ये मेरी भाभी है। वंश रोहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है,
अच्छा, तो ये वही हैं जिनकी तू फ़ोन पर हमेशा तारीफ करते नहीं थकता। काव्या रूहान को देखने लगती है तो रूहान मुस्कुराते हुए बोलता है, हमारी भाभी हैं ही तारीफ के काबिल। इस पर काव्या मुस्कुरा देती है। वहीं वंश अपना हाथ बढ़ाकर काव्या से, हाय भाभी, मैं तंस भाई का छोटा भाई वंशज ठाकुर और रूहान का सबसे अच्छा दोस्त। काव्या मुस्कुराते हुए वंशज से हाथ मिलाती है। ऐसे ही दिन खत्म हो जाता है और रात में अंधेरों की दस्तक होती है। काव्या बार बार आदित्य को कॉल किए जा रही थी, लेकिन आदित्य आज एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता। काव्या अब गुस्से से फ़ोन को फेंक देती है और बेड पर पेट के बल लेट जाती है। तभी उसका डोर नॉक होता है। काव्या आवाज़ को नज़रअंदाज करके वैसे ही रहती है, पर बार बार नॉक होने से काव्या परेशान होकर उठ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने एक वेटर सिर झुकाए खड़ा था। काव्या के दरवाज़ा खोलते ही वो बोलता है, मैम, आपको रूम नंबर 507 में बुलाया गया है। काव्या हाँ में सिर हिलाती है और बुझे मन से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर में वो कमरे के बाहर खड़ी होती है। काव्या कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाती है। कमरा पूरा अंधेरा था, बस हर तरफ मोमबत्तियाँ जली हुई थीं। उसके साथ ही गुलाब की पंखुड़ियाँ हर तरफ बिखरी हुई थी, या यूं कहें कि हर तरफ गुलाब और मोमबत्ती से सजाया गया था। कमरा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। काव्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। अचानक से बाहर से दरवाज़ा बंद होता है। काव्या पीछे मुड़कर देखने लगती है, तभी गिटार की धुन से उसका ध्यान फिर से सामने आ जाता है। अंधेरों से निकलकर आदित्य गिटार बजाते हुए आता है। काव्या उसे देखते ही खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे आदित्य की फ़ोन न उठाने वाली बात याद आती है, वो आदित्य से नाराज़ होकर मुंह फेर लेती है। आदित्य गिटार बजाते हुए रुक काव्या को देखते हुए गाने लगता है, मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा या खुदा से मांग लाऊँगा, तेरे नाल तकदीरें लिखवाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा। आदित्य एक टक बस काव्या को देख रहा था और काव्या नाराज़ होकर अब भी मुँह फेर कर खड़ी हुई थी। सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, किते वादियां नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर वारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। आदित्य काव्या के पास आकर उसके चारों ओर घूमते हुए गाने लगता है, लखा तो जुदाई में हुई तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। हाँ लखा तो जुदा है मैं तेरे खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू भूला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। काव्या अब आदित्य को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगती है तो आदित्य गिटार को एक हाथ से पकड़कर काव्या के हाथ को पकड़ लेता है। तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊँगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊँगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा। सौ तेरी मैं कसम यही खाऊँगा, कितने वादे आनू मैं निभाऊँगा, तुझे हर वारी अपना बनाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। गाना गाते हुए आदित्य रुक जाता है और गिटार को नीचे रखकर काव्या को पीछे से हक कर लेता है। काव्या आदित्य से छूटने की कोशिश करने लगती है। आदित्य काव्या के पेट से होकर कमर को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। काव्या खुद को छुड़ाते हुए नाराज़गी से कहती है, नहीं चाहिए आपका सॉरी, छोड़िए मुझे, आप क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी वाइफी, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। कहते हुए आदित्य काव्या को अपनी ओर पलटकर देखने लगता है, जो अब प्यार से आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य काव्या को बेड पर लेटाकर अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। आगे क्या होगा ये सोचकर ही काव्या शर्म से करवट बदल आदित्य की तरफ पीठ कर लेती है। आदित्य अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और काव्या के पास लेटकर झटके से अपने ऊपर पलटाता है। काव्या की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। आदित्य बिना वक्त गवाए काव्या के होठों को चूमने लगता है। होठों को चूमते हुए ही आदित्य काव्या की साड़ी को निकालकर नीचे फेंक देता है। होठों से होते हुए अब वो गर्दन से होकर सीने को चूमने लगता है। काव्या भी आदित्य के सीने को चूम रही थी और उसके हाथ आदित्य के बालों में चल रहे थे। गर्दन से होते हुए आदित्य काव्या को पेट पर चूमने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या के शरीर में सिरहन सी दौड़ती है। कुछ ही वक्त में आदित्य काव्या के सारे कपड़े फर्श पर फेंक देता है। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काव्या खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है।
आदित्य काव्या के ऊपर आकर अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है, जिससे काव्या को छुपने की जगह मिल जाती है। रोमांटिक माहौल में दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर खो जाते हैं। बहुत देर तक चूमने के बाद आदित्य काव्या को देखते हुए ही उसके अंदर एंटर हो जाता है। काव्या की मदहोशी और थोड़ी दर्द भरी आहें निकल जाती हैं। आदित्य सॉफ्टली काव्या को प्यार करने लगता है, जिससे काव्या आहें भरते हुए आदित्य को उत्तेजित करने लगती है। आदित्य की सांसें काव्या के चेहरे पर टकरा रही थीं। आदित्य की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आज आदित्य काव्या के साथ बहुत ही सॉफ्टली बिहेव कर रहा था, जिससे काव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। काव्या आज आदित्य के प्यार में खुद को पूरी तरह से खो देना चाहती थी। पिघलती मोमबत्तियाँ पूरी तरह से पिघलकर खत्म हो जाती हैं और पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों की सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। इसके साथ ही कमरे में काव्या की मदहोशी भरी आहें और सिसकियाँ सुनाई देती रहती हैं। दोनों के मिलन की गवाही फर्श पर पड़े कपड़े दे रहे थे। बेड पर बिछी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ भी नीचे गिरकर अपनी जगह ले लेती हैं। चादर भी अब खिसकते हुए आदित्य की कमर पर आ जाती है। दोनों के प्यार का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहता है। प्यार की चरम सीमा पर पहुंच आदित्य रुक जाता है और काव्या भी अपनी सांसों को संभालते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के साथ जुड़े हुए शरीर से खुद को अलग करता है और बेड पर लेट जाता है। आदित्य काव्या को देखकर कहता है, मैंने कहा था ना वाइफी, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करके मना लूँगा। काव्या की तो शर्म से नजरें ही झुक जाती हैं। काव्या आदित्य के सीने में छुपकर कहती है, लेकिन मैं अब भी आपसे नाराज़ हूँ। आदित्य फिर एक बार काव्या के ऊपर आ जाता है और उसे देखकर कहता है, तुम कहो तो तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। काव्या पलके झुकाए शर्माते हुए कहती है, हम भी यही चाहते हैं कि एक बार आप फिर से कोशिश करें। आदित्य तो काव्या की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसका भी काव्या को प्यार करते हुए मन नहीं भरा था। इसीलिए दोनों फिर एक बार एक दूसरे के प्यार करने में खो जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।